मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने भारतीय संविधान के तहत प्रस्तावनाओं पर चर्चा की थी। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि प्रस्तावना से रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और कितने आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रस्तावना एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा संभावना बनी रहती है कि प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। कल भी आपको हमने बताया था कि जब भी हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमारी प्रस्तावना का एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य में एक है आपका कि न्याय प्रदान करना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, एक सामाजिक न्याय, एक आर्थिक न्याय और एक धार्मिक न्याय। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार का न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब कौन सा न्याय नहीं मिलेगा? तो धार्मिक न्याय नहीं है आपका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपको 3 प्रकार के न्याय मिलेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि है आपका। और ये हमने कहां से लिया हुआ है? ये हमने सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस के संविधान से लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया। ऐसे ही अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है उसको कौन प्रतिबिंबित कर रहा है। कल भी हमने आपको बताया था कि जो प्रस्तावना है उससे हमें कई चीजें मिलती हैं। प्रस्तावना से हमें संविधान की शक्ति का स्वरूप पता चलता है, प्रस्तावना से हमें भारत का स्वरूप कैसा होगा ये पता चलता है, साथ ही हमें ये भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है वो भी हमें प्रस्तावना से ही पता चलता है। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार होता है इससे हमें संविधान का उद्देश्य नहीं पता चलता है। ये तो जैसे आपको कहा है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय आपको दिया जाएगा, तो हमारा जो मौलिक अधिकार होता है तो वो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए नागरिकों को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। दूसरा, संसद। देखिए, संसद तो शासन का एक अंग है। शासन के जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो संसद का काम है कानून का निर्माण करना, इसलिए यह उद्देश्यों की प्रतिबिंबित नहीं करता है। तीसरा, डीपीएसपी। आपको भी पता है कि जो डीपीएसपी है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 में दिया हुआ है, इसका उद्देश्य होता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो यह एक उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, न कि यह पूरे भारतीय संविधान को प्रतिबिंबित करता है या पूरे भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इसमें हमें पता चलेगा कि आप ये हमारे सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार होते हैं। तो डीपीएसपी आपका भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है पूरी तरह से। जो प्रस्तावना है यह बताता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है। जैसे आपको बताया कि न्याय प्रदान करना, 3 प्रकार के न्याय है, स्वतंत्रता प्रदान करना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, समता प्रदान करना, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाना, भाईचारा को बढ़ाना, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, ये सारी चीजें कहाँ दी गई है? प्रस्तावना। तो जो प्रस्तावना होता है वह संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आया था 1960 में, बेरुबारी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि जो प्रस्तावना होता है वह संविधान का अंग नहीं। तो जब वो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसलिए उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है इसमें जो विचार दिए हुए हैं एक तरह से वो हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें क्या करना है। जब भी हम कोई कानून बनाएंगे तो उसके लिए गाइडलाइंस की तरह कि हमको इसको जो इसमें चीजें दी गई हैं प्रस्तावना में जो उद्देश्य दिए गए हैं उसकी हम पूर्ति करेंगे।
और जब भी संविधान में विवाद की स्थिति होगी या किसी कानून की व्याख्या की आवश्यकता होगी तो उस समय हम प्रस्तावनाओं के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इस बाद में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। फिर इसके बाद जो है 1973 में बहुत ही फेमस एक वाद आया, केशवानंद भारती वाद, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस मामले में आज तक की सर्वोच्च न्यायालय की सबसे बड़ी बेंच बैठी हुई है। अब तक की जो सर्वोच्च न्यायालय की जो सबसे बड़ी बेंच है वह 13 जजों की है। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 7-6 के रेशियो से एक डिसीजन दिया और बोला कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। और चूंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है इसलिए संसद को आर्टिकल 368 के यानी कि संविधान संशोधन इसमें कर सकती है। लेकिन साथ ही इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और वो कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है किंतु वह उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा क्या है? जैसे मान लीजिए लोकतंत्र शब्द है तो लोकतंत्र मूल ढांचा हो गया, गणतंत्र जो है वो एक मूल ढांचा हो गया, धर्मनिरपेक्षता है वह एक मूल ढांचा हो गया, न्यायिक समीक्षा जो है वो मूल ढांचा हो गया। तो ऐसी चीजों को संसद नहीं बदल सकती, बाकी उसे पूरा अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये सारी इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया। आगे जब बम्बई वाद आया उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मुहर लगा दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका इस मामले में हुआ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग कब स्वीकार किया? देखिए बेलबारी संघ में तो नहीं स्वीकार किया गया, इसमें तो साफ साफ बोल दिया गया कि नहीं है। पीवी पर्स जो विवाद है यह आपके स्वतंत्रता में जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात जब सरदार पटेल ने राज्यों का विलय किया तो उनकी जो नीति मानी जाती है वो गाजर और छड़ी की नीति मानी जाती है, जिसमें उन्होंने रजवाड़ों को लालच दिया कि वो भारतीय संघ में यदि शामिल होते हैं तो उन्हें पेंशन दी जाएगी, उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार होगा, उन्हें राज प्रमुख का पद दिया जाएगा और पेंशन वगैरह दी जाएगी। तो इसे ही प्रीवी पर्स कहा जाता था। जब इंदिरा गांधी सत्ता में आई तो उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया, यानी कि जो भी रजवाड़ों के जो विशेषाधिकार थे उसे समाप्त कर दिया था। तो ये प्रीवी पर्स विवाद था। जबकि केशवानंद भारती विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? देखिए इसमें जो आंसर होगा वो आपका के.एम. मुंशी होगा। नॉर्मली हम लोग को मैक्सिमम किताबों में ये वाला स्टेटमेंट ज्यादा मिलता है कि जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह के.एम. मुंशी का ही स्टेटमेंट है। साथ में इन्होंने जन्म कुंडली भी कहा है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो प्रस्तावना है वह हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है, यह स्टेटमेंट भी के.एम. मुंशी का है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 के बारे में कहा था कि वो संविधान की आत्मा है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखिए प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, इसमें पहले तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में नहीं थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, उक्त शब्द यानी कि ये जो शब्द है समाजवादी पंथ निरपेक्ष 1977 के संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तीसरा है कि उक्त शब्द 1985 के संविधान संशोधन में जोड़े गए। और चौथा, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो अब देखिए इसमें हम लोग एलिमिनेशन करते हैं। पहला कि संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है तो सबसे सीधा गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को समाजवादी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो वहीं पे आपका प्रस्तावना में पहली लाइन में ही आपको ये वर्ड मिल जाएंगे। दूसरा, आपने सुना भी होगा कि जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में आपातकाल के दौरान, उस समय 3 शब्द जोड़े गए थे जिनमें आपका था समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी कि यह 1985 का नहीं है। साथ में ये 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, न कि 1977 में। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके गलत है। अब रही बात कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, जो कि अभी आप भी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला कि इसे कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और केवल 2 शब्द नहीं,
इस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, और 3 शब्द कौन कौन से थे? एक था आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था वह था आपका अखंडता। तो संविधान की प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। तो इसलिए 5वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका पहला हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब देखिए जो पूछा हुआ कि प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो क्या नहीं है? अब ये इस क्वेश्चन पे हमने पहले भी चर्चा की थी, जब आपको पहला क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो हमने आपको बताया था कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। उसमें सामाजिक न्याय दिया हुआ है, आर्थिक न्याय दिया हुआ है, राजनीतिक न्याय दिया हुआ है, और कौन सा न्याय नहीं दिया हुआ है? तो उसमें धार्मिक न्याय नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका धार्मिक न्याय। और ये जो शब्द है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये कहां से लिए गए हैं? तो आपका लिया गया है रूस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि संविधान की आत्मा, देखिए मूल अधिकार को संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता है, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अधिकारों का घोषणा। तो मूल अधिकार आपका मैग्ना कार्टा कहलाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो कि आयरलैंड से लिया गया, संविधान के भाग 4 में है। और ये आपका क्या है? तो इसको आप भी जानते हैं कि जो डीपीएसपी है उसका उद्देश्य क्या होता है? डीपीएसपी का जो उद्देश्य होता है वह होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक है। तो डीपीएसपी को संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता है, क्योंकि केटी साहब ने तो ये कहा था कि ये ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार इसका भुगतान करता है। तो इसे हम संविधान की आत्मा नहीं कहेंगे। इसमें आपके सामाजिक और आर्थिक न्याय दिए हुए हैं, जबकि इसमें आपके राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए हुए हैं। यह आपका जो डीपीएसपी है उसमें आपका 3 विचारधाराएं हैं, उदारवादी, समाजवादी और गांधीवादी। उद्देशिका और चौथा है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार हैं इसको कहा था कि ये क्या है? ये संविधान की आत्मा है। संविधान की आत्मा सामान्यतः प्रस्तावना को ही कहा जाता है। तो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा उद्देशिका। अब बात आती है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सबसे पहले किसने कहा? तो इसमें नाम आता है ठाकुरदास भार्गव का। ठाकुरदास भार्गव ने सबसे पहले प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, जिनका नाम आपने काफी सुना होगा, इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने गोलकनाथ वाद जो 1967 में आया था उसमें उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं? तो इसमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो उद्देशिका में नहीं है। तो जब प्रस्तावना आप पढ़ेंगे, प्रियम्बल जब पढ़ेंगे, तो उसमें आपका देखिए समाजवादी शब्द दिया हुआ है, पंथनिरपेक्ष शब्द दिया हुआ है, प्रभुता संपन्न दिया है। कौन सा शब्द नहीं दिया हुआ है? तो लोक कल्याण शब्द नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, ये तो पहले ही लाइन में दे दिया है। लोक कल्याणकारी शब्द नहीं दिया, लोक कल्याण शब्द कहीं पे नहीं दिया हुआ है। वहां पे न्याय शब्द दिए हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता दिया हुआ है, समता दिया हुआ है, लेकिन वहां पे कहीं पे भी लोक कल्याण नहीं दिया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई है, तो वो आपका भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यानी कि जो सभी व्यक्ति हैं पूर्णतः और समान रूप से मानव है। तो यह जो सिद्धांत है वो किस नाम से, मतलब क्या कहा जाता है इसे? देखिए जब सभी को बराबर माना जाता है, ठीक है, जिसमें बोल दिया कि सभी व्यक्ति पूर्णतः हैं और समान रूप से मानव, यानी कि सब मानव ही हैं, तो ऐसे सिद्धांत को बोलते हैं सार्वभौमिकता। यहाँ पे यानी कि सभी
समान रूप से एक ही है। ये नहीं है कि मतलब इसमें भेदभाव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है कि एक छोटा है एक बड़ा है, यहाँ पे सभी को बराबर माना गया है। तो जब सबको समान रूप से माना जाता है तो उसे हम सार्वभौमिकता कहा जाता है। दूसरा जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है समष्टिवाद और फिर समाजवाद। देखिए समष्टिवाद समाजवाद का ही एक आधुनिक परिभाषा है, जिसमें कहा जाता है कि आय और उत्पादन के जो संसाधन होंगे उस पे समष्टि रूप से राज्य का ही नियंत्रण होगा। समष्टि रूप से कहना मतलब कि जो भी उसके पहलू होंगे, जैसे हम समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं जिसमें हम अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं की बात करते हैं, तो समष्टि रूप की ब्रॉड रूप में जो भी आय उत्पादन के संसाधन है उस पर किसका नियंत्रण होगा? राज्य का नियंत्रण। तो इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर मानेंगे वो हम मानेंगे सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें भारत के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो इसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई। आपको संविधान के स्रोत आपको प्रस्तावना में बताया था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि जब भी हम राज्य के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो इसमें जैसे पहला जो ऑप्शन है कि भारत में अनेक धर्म है, देखिए भारत में अनेक धर्म है तो इसका मतलब कि भारत एक बहुधार्मिक देश है, यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। दूसरा जो ऑप्शन है कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो बिल्कुल सही है, धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो ये हमारे मूल अधिकार का पार्ट है, तो धर्मनिरपेक्षता से इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि अगर जब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता हम आर्टिकल 25 पढ़ेंगे तो उसमें कहा जाता है कि जो है आप किस भारत के किसी भी व्यक्ति को धार्मिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो वो हमारे मूल अधिकार का पार्ट है। ये व्यक्तिगत है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है, तो ये आपका मूल अधिकार का पार्ट हो जाएगा। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, बिल्कुल सही है, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, आप अपने धर्म के हिसाब से किसी भी धर्म का अनुपालन कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। देखिए भारत का कोई धर्म नहीं, जैसे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उसमें पाकिस्तान का धर्म घोषित किया गया, इस्लाम को वहाँ का धर्म बनाया गया। फिर आप अगर भूटान को देखेंगे तो वहाँ का जो राजकीय धर्म है वो आपका बौद्ध धर्म है। पहले नेपाल का जो राजकीय धर्म हुआ करता था वो हिंदू धर्म था, लेकिन आप भारत में देखेंगे तो कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि भारत किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यही क्या है, धर्मनिरपेक्ष का सही भाव व्यक्त करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो आप तो देखेंगे संविधान के जो प्रारंभ ही है वह हम भारत के लोग शब्द से हुआ है, तो इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया गया? संविधान की प्रस्तावना में किया गया। ठीक है, नीति निर्देशक तो आपको बता चुके हैं कि नीति निर्देशक तो जो है वो आपका संविधान के भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में है, और जो नीति निर्देशक तत्व तो है इसका उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है, जो कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की बात कर आर्थिक अधिकार होते हैं। दूसरा आपका मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कहीं भी मौलिक अधिकार में आपको हम भारत के लोग शब्द नहीं मिलेगा। नागरिकता जो है जो कि संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी देश कोई व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक कब माना जाता है? जब कोई व्यक्ति जहाँ पे वो निवास करता है उसे सभी प्रकार के राजनीतिक और सभी प्रकार के सिविल अधिकार से प्राप्त होते हैं, तथा उस व्यक्ति की उस देश के प्रति निष्ठा होती है, उस देश के संविधान के प्रति निष्ठा होती है, तो उस देश का नागरिक होता है। तो आप देखेंगे कि जो हम भारत के लोग जो शब्द है यह संविधान की प्रस्तावना में है, और यही जो हम भारत के लोग जो शब्द है यही संविधान की शक्ति का स्रोत भी है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, देखिए आपको भारतीय संविधान के स्रोत में आपको बताया था कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। जब हमने आपको स्रोत बता रहे थे तो आपको बताया था कि जो गणतंत्र है यह शब्द फ्रांस से लिया गया है, और फ्रांस की क्रांति में जो गणतंत्र शब्द है काफी प्रयोग किया गया था। किसी भी देश को गणतंत्र कब माना जाता है या गणतंत्र कब कहा जाता है? जब उस देश में जो राष्ट्रीय प्रमुख का जो पद होता है वो वंशानुगत ना हो, तो ऐसे देश को गणतंत्र कहा जाता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन को देखते हैं कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ठीक है, अगर सभी अधिकार जनता के पास होंगे तो ऐसे देश को हम प्रभुत्व संपन्न देश मानते हैं। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ये भी गलत है, भारत में तो संसदीय शासन प्रणाली है ही। तीसरा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है या राष्ट्र प्रमुख का जो पद है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, उसका पद वंशानुगत नहीं होता है।
अभी जैसे वर्तमान के जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनके बाद कोई दूसरा कोई राष्ट्रपति बनेगा, इनसे पहले कोई और था, तो इनका जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। चौथा जो ऑप्शन था इसमें कि भारत राज्यों का संघ है। देखिए भारत एक राज्यों का संघ है, तो ये संघीय ढांचा की बात कर रहा है। भारत का जो आर्टिकल नंबर 1 है, भारत राज्यों का संघ होगा, जिसमें देश के संघीय ढांचे के बारे में बात किया गया है, जिसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तो ये गणतंत्र का इससे कोई मतलब नहीं। तो भारत में जो गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया उसका अर्थ होगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? देखिए समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। उस संविधान संशोधन में संविधान में काफी व्यापक परिवर्तन लाए गए, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को आपका लघु संविधान भी कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक आपका शब्द था समाजवादी, जो दूसरा शब्द था वो था आपका धर्मनिरपेक्ष, और जो तीसरा शब्द जोड़ा गया था वो था आपका अखंडता। तो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 42वां संविधान संशोधन। इसमें से आपका जो 44वां संविधान संशोधन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में जो भी कमियां थी, जो भी गलतियां की गई थी, उसका सुधार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में किया गया। अगर आप 44वें संविधान संशोधन को देखेंगे तो इसका सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें वो ये है कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, तो उसका ऑप्शन आपका होगा 44वां संविधान संशोधन। इसी तरह से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही यह प्रावधान किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को या कैबिनेट द्वारा पारित किसी प्रस्ताव को एक बार केवल पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। तो ये प्रोविजन आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। और तो उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। अब ये कहा गया कि जब हमारा संविधान जो है, जिसे संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949। जबकि संविधान को लागू कब किया गया था? तो संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और ऐसा इसलिए किया गया था कि देखिए कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन होते रहे हैं, तो 26 जनवरी 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और उस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी के तट पर झंडा रोहण किया गया और तैयार निर्णय लिया गया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 से हम लगातार स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। फिर आगे हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा वो 15 अगस्त हो गया। लेकिन जो 26 जनवरी है, जिसे हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के लिए मनाते थे और जो हमारे लिए एक मेमोरियल डे था, उसको याद रखने के लिए हमने क्या किया? भारतीय संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया कि संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी को, जबकि संविधान सभा के द्वारा जो स्वीकार किया गया संविधान को वो आप क्या किया गया 26 नवंबर 1949 को। जब संविधान को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा, तो कौन कौन से शब्द जो हैं वो संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे? देखिए समाजवादी, अभी हाल ही में भी थोड़े से पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि यह शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। यह भी जो शब्द है पंथनिरपेक्ष, यह भी 42वें द्वारा ही जोड़ा गया। और अखंडता, तो ये जो 3 शब्द थे ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। तो यानी कि ये जो 3 शब्द हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए है जो कह रहा है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यह आपका संविधान मूल संविधान में नहीं था। केवल कौन सा शब्द आपको मूल संविधान में मिलेगा? गणराज्य। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि भारत के संविधान के आमुख यानी कि प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए समुचित सुनिश्चित करना। तो क्या प्रदान करना है? तो इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें देखिए जब आप प्रस्तावना में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि जो हमारा उद्देश्य है संविधान को लागू करना वह है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यानी कि ये ऑप्शन सही है।
फिर आपको स्वतंत्रता दी गई है 5 प्रकार की, यहाँ पे हालांकि 2 ही स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, यानी कि ये भी सही है। फिर आपको समता दी गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, तो यहाँ पर ये भी सही है। नहीं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो आप प्रस्तावना जब देखेंगे तो उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें यह शब्द प्रयोग किया गया है। और एग्जाम में कभी-कभी ये क्रम दे देता है कि आपको क्रम में बताना होता है कि शब्दों का क्रम क्या है, उसके लिए ट्रिक याद कर लेंगे। प्रभु, सम, धर्म, लोक। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो इसमें होगा कि प्रभु से क्या होगा? प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभु से हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि ऐसा देश जो अपने आंतरिक और विदेश नीति के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। सम से जो शब्द होगा वो बनेगा आपका समाजवादी, धर्म से धर्मनिरपेक्ष, और लोक से लोकतंत्र, और इससे आपका गणतंत्र। तो यह आप याद कर लेंगे कि जो इसमें क्रम है शब्दों का वो यही है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया, एक ट्रिक बताया आपको, प्रभु, सम, धर्म, लोक, जिसमें प्रभु से क्या हो जाएगा? प्रभुत्व संपन्न, प्रभु से हो जाएगा, इसमें आपका प्रभु से जो है वो हो जाएगा आपका तो प्रभु से आपका हो जाएगा प्रभुत्व संपन्न, सम यानी कि इससे हो जाएगा आपका समाजवादी, धर्म इससे आपका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, लोक यानी कि इससे हो जाएगा आपका जनवादी या लोकतंत्र, और ग से आपका हो जाएगा गणतंत्र। तो आपको भी ट्रिक बताया गया था कि प्रभु, सम, धर्म, लोक, ये आपको याद रखना होगा कि यह किस क्रम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो इसमें ऑप्शन है आपका है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीन अनुसूची और राज्य के नीति निर्देश। तो आपने जो प्रस्तावना है उसमें ही देखा हुआ है कि भारत कैसा एक देश होगा, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1906। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो आपको भी बताया कि 1976 में आपका 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, तो इसलिए जो है आपका यह शब्द जो है वो आपका नहीं था। बाकी के जो बंधुता है जो कि फ्रांस से लिया गया वो आपका था, संप्रभुता पहले से ही था, समानता शब्द जो है वो भी आपका संविधान की प्रस्तावना में था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कीजिए। तो संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई तो किसका उल्लेख दिया गया? तो आपको दिखाई देगा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें आपका क्या क्या मिलेगा। तो संविधान की प्रस्तावना में आपका मूल अधिकार मिलेगा, बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मिलेंगे, वो भी सही है। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए हैं। जबकि तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आपका दिया है कि मूल अधिकार दिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए हुए हैं और मौलिक कर्तव्य। तो जो ऑप्शन होगा वो आपका सी हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है संविधान के पार्ट में कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हमें उसका उद्देश्य भी पता चलता है, जिसमें आपको कहा गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। जहां हमारा आर्थिक एवं सामाजिक न्याय जो अधिकार है वो आपका कहां है? डीपीएसपी में दिया हुआ है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है, चाहे धार्मिक स्वतंत्रता हो चाहे व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो आपका मूल अधिकार में दिया हुआ है, तो प्रस्तावना में दिया हुआ है। ऐसे ही आपको भाईचारा, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा की जो बात है वो आपके मौलिक कर्तव्यों में किया गया है। तो आपका यह जो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें कहा गया कि आदर्शों का उल्लेख और रूपरेखा कहां मिलेगा, तो वो आपका मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक और मौलिक कर्तव्य तीनों में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन अगला जो है प्रस्तावना से हम एक बार और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ओरली एक बार जनरली देख लेते हैं। तो आपको हमने आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, तो आप बता देंगे कि संविधान का शक्ति का स्रोत हम भारत के लोक शब्द हैं, यानी कि भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है वो संविधान
के द्वारा प्राप्त होती है और संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। फिर आपको इसमें से क्वेश्चन आता है कि क्रम क्या है, तो क्रम आप देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है। इसमें दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपको दो शब्द मिलेंगे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, और नीचे आपको मिलेगा अखंडता। इसी तरह से कितने प्रकार के न्याय शब्द का उल्लेख किया गया, तो आपको मिलेगा कि संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, और जो कि कहां से लिया गया है, तो रूस से। ऐसे ही आपकी स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। फिर समता की बात की गई है, इक्वलिटी की बात की गई है, तो आपकी इक्वलिटी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की इक्वलिटी है, प्रतिष्ठा व अवसर की। इस तरह से व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की बात की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जो अखंडता शब्द है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर बंधुता की बात की गई है, जो बंधुता आपने कहां से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इसी तरह से जो संविधान सभा है, इसे कब स्वीकार किया संविधान सभा ने, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। जबकि संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने प्रस्तावना पढ़ा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ा।